वॉरेन बफेट ने फरवरी 2024 में बस डिविडेंड से ही $600 मिलियन कमाए। और सिर्फ वॉरेन बफेट ने ही नहीं, बिल गेट्स, बिल एक्मैन जैसे काफी मशहूर एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के इनकम का एक मेजर हिस्सा डिविडेंड से ही आता है। अब सवाल ये है कि कंपनीज डिविडेंड्स आखिर देती क्यों हैं? जब कंपनीज प्रॉफिट्स कमाती है ना, तो वो अपने प्रॉफिट्स को दो तरीके से एलोकेट करती हैं। एक ये कि वो अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा कि जब उनके पास ऐसी कोई रीइन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक छोटा सा हिस्सा डिविडेंड्स की तरह दे देते हैं। अमन, जो एक एक्टिव इन्वेस्टर है और इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाने में बिलीफ रखता है, उसने ऐसे ही कुछ हाई डिविडेंड पे आउट का सुनकर डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था। पर इस प्रोसेस में उसने 4 गलतियां कर दी। पहली कि उसने डिविडेंड स्टॉक्स की एक लिस्ट निकाली और उसमें से 10 शेयर्स चुनकर उनमें इन्वेस्ट कर दिया। ये मेथड अमन के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि उसने खास बात डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में कंसिडर ही नहीं करी। वो ये है कि एक कंपनी को डिविडेंड्स देने के लिए इनफ प्रॉफिट्स भी तो कमाना जरूरी है। इसलिए अमन को सबसे पहले ये एनालिसिस करना चाहिए था कि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में भी डिविडेंड्स दे पाएंगी भी या नहीं। इस प्रोसेस में सबसे पहले उसे कंपनी की प्रॉफिट और बैलेंस शीट हेल्थ चेक करनी चाहिए थी। इससे उसे ये पता चलता कि कंपनी के लायबिलिटीज और एसेट्स कैसे थे, क्या उनके पास इनफ कैश रिजर्व था भी या नहीं। और फिर उसे देखना चाहिए था पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो ये बताता है कि एक कंपनी अपने अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है पटाका प्रोडक्ट्स। इसकी एनुअल इनकम फॉर FY 22-23 है 10 लाख रुपए, और इस कंपनी ने डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया ऑफ 2 लाख रुपीस। तो इस कंपनी का पे आउट रेशियो हुआ डिविडेंड पे आउट डिवाइडेड बाय नेट इनकम, यानी कि 0.2 या फिर 20%। इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अपनी नेट इनकम का 20% शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी के 80% बिजनेस में रिटेन कर लिए टू री इन्वेस्ट। अब दूसरी गलती थी कि अमन ने ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जिन कंपनीज का डिविडेंड पे आउट सबसे ज्यादा था। उसे ये लगा कि हाई डिविडेंड पे आउट मतलब फ्री इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, पर रियलिटी इससे काफी दूर थी। हाई पे आउट रेशियो के बेसिस में कंपनीज फिल्टर करना इन्वेस्टर्स को भारी भी पड़ सकता है, और ये बात थॉर्नबर्ग मॉर्गेज, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसने प्रूव कर दिया। 2007 में थॉर्नबर्ग मॉर्गेज ने अपने डिविडेंड यील्ड 20% से भी ज्यादा अनाउंस करे थे, और जल्द ही इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक्स बन गया। पर 2009 में थॉर्नबर्ग मॉर्गेज ने एक क्रेडिट क्रंच फेस किया, जिसकी वजह से वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। द रिजल्ट, वो सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये सोचकर कि वो ज्यादा डिविडेंड कमाएंगे, दे ऑल लॉस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तीसरी गलती ये थी कि अमन ने सर्च किया कि किन कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किया है एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट किया। इस प्रोसेस में उसने डिविडेंड्स के एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया। अब इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी ने अपने डिविडेंड्स अनाउंस किए 12 सितंबर को, तो ये क्या हुआ, उनकी अनाउंसमेंट डेट। अब उन्होंने अपना एक्स डिविडेंड डेट रखा 16 सितंबर। इस डेट से ये डिटरमाइन होता है कि डिविडेंड रिसीव होने के लिए कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं। यानी अगर वो शेयर होल्डर एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले शेयर लेता है तो ही वो उस डिविडेंड पे आउट के लिए एलिजिबल है। अब आया रिकॉर्ड डेट, जो है कट ऑफ डेट। ये वो डेट है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि किन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्टली द पेमेंट डेट, जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब आखिरी गलती अमन ने ये करी कि अपने सारे शेयर्स के डिविडेंड्स को कभी ट्रैक ही नहीं करा। उसके डिविडेंड्स उसके अकाउंट में क्रेडिट तो हो रहे थे, पर ठीक से ट्रैक ना रखने की वजह से उसने इन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ही खो दी। टू सॉल्व दिस, उसे अपने सारे अपकमिंग डिविडेंड्स का एक ट्रैक रखना चाहिए था। ये वो इजीली कर सकता था ऑन अ कैलेंडर लाइक द वन ऑफर्ड बाय INT मनी।
इससे उसे उसकी मंथली डिविडेंड विजिबिलिटी और इंडिविजुअल स्टॉक ब्रेकडाउन भी मिल जाता। अगर आप भी अमन की तरह ऐसी गलतियां करने वाले हैं तो प्लीज अब तो पक्का ध्यान रखिएगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.